एवरीवन, वेलकम टू एमएल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल चुके हैं, जहाँ से हमको कुछ इक्वेशंस मिली थी लास्ट के अंदर। तो जो मेन इक्वेशन थी वो नंबर 1 इक्वेशन ये थी, नेचुरल लॉग concentration of reactant initially minus natural log concentration of reactant at time t which was equal to kt। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन एट टाइम t विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन इनिशियली माइनस kt। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हुई नेचुरल लॉग के फॉर्म में। अगर इसी इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करती हूँ लॉग बेस 10 में, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, लॉग बेस 10 आर टी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो ये रिसेंबल करती है लीनियर लाइन इक्वेशन को या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो y एक्सिस पे है लॉग बेस 10 आर टी, एक्स पे होगा आपका टाइमिंग m। ठीक है, यानी कि जो स्लोप आएगी वो आएगी k अपॉन 2.303 और कांस्टेंट वैल्यू होगी लॉग बेस 10 आर नॉट। तो हमारा जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप मतलब डिक्रीजिंग कर्व होगा टाइम के साथ में। तो अगर मैं कर्व बनाती हूँ नेचुरल लॉग आर टी वर्सेस टाइमिंग के बीच का, तो यहाँ से नंबर 1 कर्व मुझे ये मिलेगा, ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई के ऊपर मैं ले रही हूँ नेचुरल लॉग आर टी और एक्स एक्सिस पे मैं ले रही हूँ टाइमिंग। ठीक है, इन सेकेंड। तो ये हो गया ओरिजिन। अब अगर आप यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन के अंदर जब टाइम 0 है तो ये टर्म 0 होने वाला है, यानी कि उस टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो नेचुरल लॉग आर नॉट के इक्वल होगी। यानी इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा जिसका वैल्यू इक्वल होगा नेचुरल लॉग आर नॉट के इक्वल। ठीक है, अभी कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में डिक्रीजिंग कर्व मिलेगा कुछ इस तरीके से, और ये आगे जाके कहीं पे से ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह का कर्व हमको मिल गया। अच्छा, इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप विल बी इक्वल टू के, क्योंकि मैंने ये इस इक्वेशन के साथ बनाया है तो यहाँ पे जो मेरा स्लोप है वो के इक्वल होगा, माइनस के इक्वल। ठीक है, अच्छा, तो स्लोप हमारा इक्वल होगा माइनस के। अच्छा, अगर मैं अभी इस नेक्स्ट वाली सेकंड इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ से भी मुझे सेम ही कर्व मिलने वाला है, बट इस बार चेंज ये होगा कि स्लोप के वैल्यू में k अपॉन 2.303 आएगा। तो सेम कर्व मिलेगा मुझे इसके लिए भी। तो ये मेरा कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। इस बार जो कर्व होगा वो होगा नेचुरल लॉग बेस 10 आर टी वर्सेस टाइमिंग के बीच में। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे अगर आप देखें तो जब टाइमिंग 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाना है, यानी जो हमारा लॉग बेस 10 आर टी है वो इक्वल हो जाएगा लॉग बेस 10 आर नॉट के। यानी कर्व का स्टार्टिंग कुछ यहाँ से होगा। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं लॉग बेस 10 आर टी, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइमिंग। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू, वो हमारा इक्वल होगा लॉग बेस 10 आर नॉट की। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, तो ये जो कर्व होगा कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, और इस कर्व का जो स्लोप होगा वो आपके इक्वल होगा इस बार माइनस के अपॉन 2.303। सो दीज आर टू कर्व्स फॉर दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो मेरी इक्वेशन है ये वाली, ये कुछ आपका लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्म है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास में लॉग ए, ठीक है, लॉग बेस ई माइनस लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई बी विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसका अगर आपको सोल्यूशन करना हो तो वो होता है लॉग बेस ई ए अपॉन बी। तो अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँ तो इसका सोल्यूशन भी होगा नेचुरल लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहाँ से मुझे मिलेगा मेरा थर्ड इक्वेशन
नेचुरल लॉग, जिसको मैं लॉग बेस ई भी लिख सकती हूँ, ठीक है, नेचुरल लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से एक ग्राफ कुछ इस तरीके से भी प्लॉट होता है। ग्राफ देखिए, अगर आप कंपेयर करें तो इसको मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, यानी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पर जो मेरा इंटरसेप्ट है वो 0 होना है, ठीक है, यानी कर्व की स्टार्टिंग मेरी 0 से होगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर t का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म भी 0 हो जाना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन की है, बट इस बार हमारा स्लोप पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से मुझे मेरा जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। मैंने y एक्सिस पे लिया है log बेस 10 आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है, और जो मेरा x एक्सिस है, ठीक है, उस पर मैंने लिया है टाइमिंग, ये आर टी है, ठीक है, टाइमिंग लिया है। तो यहाँ से जो मेरा कर्व होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके का स्ट्रेट लाइन कर्व मुझे यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व। अच्छा, इसका जो स्लोप होगा m वो इक्वल किसके होगा, k के, ठीक है, तो k इज़ माई स्लोप। ओके, सो दीज आर 3 कर्व्स, देयर इज़ वन मोर कर्व फॉर इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अगर इस इक्वेशन से मेरे को लॉग का टर्म हटाना है तो मुझे इसके लिए इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो आप ध्यान में रखें। अगर आपके पास सपोज़ कीजिए लॉग बेस ए हो और उसका जो लॉग बेस ए एक्स लिखा हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसको इस टर्म में लिखा जाए ए लॉग बेस ए एक्स, ठीक है, तो इस ये जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन होता है x, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, स्पेशली बायो वाले बच्चे, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ, ठीक है, इधर मैं अगर एंटी लॉग लूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, e लॉग बेस e आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी विल बी इक्वल टू के टी, ठीक है, यहाँ पे भी लगेगा एंटी लॉग। ये टर्म पूरा मेरा 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी विल बी इक्वल टू ई के टी। अगर इस इक्वेशन को फ्लिप किया जाए तो यहाँ से मुझे मिलेगा आर टी डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये आर नॉट अगर मैं इधर ले जाऊँ राइट साइड के अंदर तो मुझे मिलेगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। ये वाला कर्व हाइपरबोला कर्व होता है, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ में, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, हम कर्व को ड्रॉ करेंगे आर टी, ठीक है, और टाइमिंग के बीच में यहाँ पर, ठीक है। अभी होगा क्या, अगर मैं टाइम को 0 लूँ तो ये वाला जो एक्सपोनेंशियल है इसका पावर भी 0 हो जाना है, ठीक है, और किसी भी टर्म का अगर पावर 0 हो तो यहाँ से वैल्यू 1 रह जाएगी। तो मेरा जो टाइम 0 होगा, यानी इनिशियल टाइमिंग के ऊपर कंसंट्रेशन आर नॉट की इक्वल होगा, यानी ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरा आर नॉट का हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, होगा क्या, टाइम के साथ में जो आपकी कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, यानी हाइपरबॉलिक कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसे, ठीक है। और जब कहीं पर टाइम आपका इन्फिनिटी होगा तब कहीं जाके ये लाइन आगे 0 पे मिलेगी, यानी उस टाइमिंग के ऊपर आपका जो ये आर टी होगा, ठीक है, वो आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक हाइपरबॉलिक कर्व, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज के लिए, और इस कर्व का यूज़, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 कर्व्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये जो कर्व है, कर्व नंबर 2, ठीक है, ये वाला कर्व आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखे रखा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हों तो उनको ये 4 कर्व्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सा कर्व वैलिड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।